फिक्र में शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के फोकस से, और फोकस जो है वो दो बड़ी खबरों पर होगा। पहला फोकस इजराइल पर होगा। 24 घंटे से सीरिया इजराइल के टारगेट पर। दमिश्क में रात भर हमले हुए हैं। नेतन्याहू ने सीरिया को क्यों दहला दिया है? क्या यह खौफनाक कदम सत्ता छिन जाने के डर से है? यह खबर मिस नहीं करनी है आपको, ध्यान से देखिएगा आप। दूसरा फोकस पुतिन और ट्रंप की दुश्मनी पर होगा। लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? क्या इस सवाल का जवाब ट्रंप की पत्नी अमेरिका की फर्स्ट लेडी है? क्या मिलेनिया ट्रंप यूक्रेन की सीक्रेट एजेंट है? इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। इसके अलावा फिक्र की दो वायरल वीडियोस के साथ हम उनकी पूरी कहानी आपको दिखाने वाले हैं। पहला वीडियो घटना जो है वो पटना का वायरल हो रहा है। वहां फिर से हत्या हुई है। इस बार अस्पताल में घुसकर एक गैंगस्टर का कत्ल कर दिया। इस हत्या पर एडीजी से सवाल हुए तो उन्होंने ठीकरा किसानों पर फोड़ दिया। क्या कहा, देखना जरूर है आपको। दूसरा वीडियो बांग्लादेश से वायरल है। यहां फिर से हिंसा भड़की है। मजहबी कट्टरता में ढाका जल रहा है। सड़कों पर सेना उतारी जा चुकी है, टैंक उतारे जा चुके हैं। युवाओं पर सरेआम फायरिंग से दहशत है। आपके लिए फिक्र की दो फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल बलूच आर्मी की खुलेगी। बीएलए ने ताजा हमले में 29 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। मुनीर को चुनौती दी है कि बलूचिस्तान को आजादी मिलने तक यह जंग जारी रहेगी। फिक्र की दूसरी फाइल ब्रिटेन की संसद की खुलेगी, जहां के परिसर में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। उनके लंदन वाले सनातनी एपिसोड से एक पाकिस्तानी कैसे मंत्रमुग्ध हो गया, यह तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से है जिसमें पश्चिम एशिया में खुले एक नए वॉर फ्रंट में सैकड़ों मासूम जिंदगियों की फिक्र है। तस्वीरों के साथ आपको एक और चीज बता दें, आज हम आपके सामने जो डिटेलिंग, जो एंगल्स लेकर आए हैं वो आपको कहीं भी देखने, सुनने, पढ़ने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स को, एविडेंसेस को एक साथ रखकर आपके सामने एक पूरा खाका तैयार किया गया है। आप खुद इसको डिसाइफर करिए, देखिए। इट इज अप टू यू टू डिसाइड। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। पिछले 24 घंटे से दुनिया भर के टेलीविजन और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, हम सब जानते हैं। इजराइल अब भी गाजा पर हमले कर रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन इजराइल ने सीरिया में भीषण हमला करके सबको चौंका दिया, जब यह आशंका थी कि इजराइल ईरान पर फिर हमला करने वाला है। इजराइल ने सीरिया का डिफेंस हेडक्वार्टर उड़ा दिया। इजराइल ने सीरिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया। कुछ ही घंटों में 160 हमलों से सीरिया को दहला दिया गया है। ऐसे में समझना होगा कि यह तबाही थम क्यों नहीं रही है। इसके पीछे है ट्रंप और नेतन्याहू की वो डेडली जुगलबंदी जिसने पूरे पश्चिम एशिया को थर्रा दिया। ट्रंप जिससे मिलते हैं, जो वादे करते हैं, उसका ठीक उल्टा होता है। ऐसे में एक वर्ग उन्हें धोखेबाज कहने लगा है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू किसी बमबाज की तरह हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से हाथ मिलाया, उन्हें आकर्षक इंसान बताया, यह कहा कि सीरिया में शांति के लिए वो कुछ करेंगे। लेकिन उसी सीरिया पर उनके जिगरी दोस्त नेतन्याहू हमले कर रहे हैं, वो भी ट्रंप से मिलने के बाद, ठीक ट्रंप से मिलने के बाद। और ट्रंप उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। इसीलिए ट्रंप को धोखेबाज और बेंजामिन नेतन्याहू को बमबाज कहा जा रहा है, क्योंकि जब पिछली बार नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया। इस बार जब नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है तो नेतन्याहू ने सीरिया पर इस तरीके से हमले किए। सीरिया के डिफेंस और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला करने के बाद भी इजराइल ने रात भर सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की है। लेकिन नेतन्याहू को अचानक सीरिया क्यों याद आ गया है? इसकी वजह है इजराइल में किंग मेकर का सरकार से इस्तीफा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शाज पार्टी ने नेतन्याहू सरकार से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आज पार्टी धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विसेज में छूट देने से नाराज थी। नेतन्याहू अभी फिलहाल इजराइल में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इजराइल में सरकार बनाने के लिए कुल करीब 69 सीटों की संख्या 120 है। बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। कल तक नेतन्याहू गठबंधन सरकार के 61 सदस्य थे। इस्तीफे की घोषणा करने वाली शाज पार्टी के सदस्यों की संख्या 11 है। अब नेतन्याहू के पास 50 सीटें रह गई हैं। इस तरह अब इजराइल में नेतन्याहू सरकार माइनॉरिटी में, अल्पमत में। यही वजह है कि नेतन्याहू को डर सताने लगा है कि कहीं इजराइल में उनकी सरकार न गिर जाए, और जब सरकार गिरने का डर सताने लगा तब वो देश हित का हवाला देते हुए बारूद का सहारा ले लेते। इतना ही नहीं, आपको एक बहुत अजीब सी बात मैं बताता हूं।
सोचिए नेतन्याहू के ऊपर करप्शन चार्जेस को लेकर हेयरिंग में अमेरिका के एम्बेसडर क्या करने पहुंच गए। ये दोनों चीजें पैरेलली चल रही, माइनॉरिटी में सरकार और करप्शन की हेयरिंग। यही है सत्ता में बने रहने का नेतन्याहू का फॉर्मूला, बल्कि नेतन्याहू फॉर्मूला। नेतन्याहू जब जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तब वो बम और बारूद बरसाने लगते हैं। बल्कि दुनिया में कई नेताओं ने यही तरीका अपनाया है, जिसे अंग्रेजी में वैग द डॉग सिद्धांत कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्हेन इंटरनल प्रॉब्लम अराइजेस क्रिएट एन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, यानी जब आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो तो बाहरी समस्याएं उत्पन्न करते। इसके कई वीडियो सबूत हमारे पास हैं, जिनसे यह साबित हो जाएगा कि नेतन्याहू भी वैग द डॉग के सिद्धांत पर चल रहे हैं। डिफेंस और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले के बाद नेतन्याहू नहीं रुके और हमले देर रात तक जारी रहे। इसकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने सुवेदा में भी भीषण अटैक किया। यहां जोलानी समर्थित काफिलों पर आईडीएफ ने बहुत बड़ा हमला किया। सीरियाई शहर सुवेदा पर हमले के बाद सीरियाई सेना और ड्रूज लड़ाकों के बीच झड़प देखने को मिली। जोलानी समर्थित गुट ने सुवेदा में ड्रूज पर रॉकेट बरसाया। यहां देर रात तक इजराइल ने सीरिया के सुवेदा पे बारूदी विध्वंस मचाया, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने सीरियाई सेना के रणनीति को अंजाम देने वाले ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल ने सीरिया के मजे एयरपोर्ट पर भी बमबारी की। सीरिया पर अटैक करने की टाइमलाइन को देखना जरूरी है। 13 जुलाई को द्रूज और बेदोइन समुदाय में सांप्रदायिक झड़प हुई। 30 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 लोग घायल हुए। 14 जुलाई को सीरियाई सरकार ने हस्तक्षेप का ऐलान किया। द्रूज इलाके में सीरियाई सैनिक पहुंचे। इजराइल ने द्रूज समुदाय की मदद का ऐलान किया। 15 जुलाई को सीरियाई सैनिकों पर इजराइल ने हमला किया। 16 जुलाई को इजराइल ने दमिश्क में भी भीषण अटैक किया। इसके साथ ही सुवेदा शहर पर इजराइल के ड्रोन हमले जारी थे। अब जरा ध्यान से एक चीज नोट करिए। जो इंसान बंदूक और गोली के दम पर सीरिया में सत्ता पर बैठा है, बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिर पश्चिम एशिया में नया वॉरफ्रंट खुल गया है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री और सीरिया के राष्ट्रपति एक दूसरे को धमका रहे हैं, सिर्फ धमका रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो द्रूज भाइयों के लिए बारूद बरसाते रहेंगे। इस पर अहमद अल शरा, जो बंदूक के दम पर सत्ता में है, अहमद अल शरा ने कहा है कि इजराइल सीरिया की जमीन को अराजकता का अखाड़ा बनाना चाहता है। और यह हाल तब है जब सीरिया के बहुत बड़े हिस्से पर ऑलरेडी इजराइल का कब्जा है। नेतन्याहू ने कहा है कि द्रूज भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, वो इलाका ना छोड़ें। इस पर अल शरा ने जवाब दिया कि हम इस धरती के बच्चे हैं, इजराइल के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सीरिया में इजराइल के हमले के बाद लीडर्स के बयानों में भी चिंगारियां देखने को मिल रही हैं। पश्चिम एशिया में नए वॉर फ्रंट के संकेतों वाली ये रील आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और फैक्ट। सीरिया के जो सैनिक हैं वो द्रूज सुवेदा इलाके से, जो दूर कॉन्सेंट्रेटेड इलाके हैं, वहां से विड्रॉ कर चुके हैं। एक तरफ धमकी, एक तरफ विड्रॉ। डर गए क्या? ये रिपोर्ट है। हमने आपको अभी बताया कि नेतन्याहू वैग द डॉग सिद्धांत अपना रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर यह आरोप लंबे समय से लगता रहा है कि जब भी उनकी सरकार पर राजनीतिक संकट आता है, चाहे वो चुनावी दबाव हो, गठबंधन में फूट या फिर भ्रष्टाचार के आरोप वाली हेयरिंग हो, तब वो सैन्य कार्रवाइयों का सहारा लेते हैं। ये रणनीति उनके राजनीतिक करियर में कई बार दिखाई दी है। इसको लेकर सवाल भी उठाए उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ने, जिनको हटा दिया गया। एक नजर इसकी टाइमलाइन पर। वर्ष 2019 में इजराइल में चुनावी गतिरोध तेज हो गया। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इसके बाद जरूरत बताते हुए नेतन्याहू ने गाजा पट्टी और सीरिया में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी। वर्ष 2024 में न्यायिक सुधारों को लेकर विवाद हुआ। तेल अवीव की सड़कों पर आम लोग पहुंच चुके थे, विरोध हो रहा था। नेतन्याहू ने न्यायिक व्यवस्था पर में बड़े पैमाने पर बदलाव की कोशिश की। इसके बाद पूरे इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुए। जरूरत बताते हुए नेतन्याहू ने सारा ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगा दिया। वर्ष 2024 में नेतन्याहू के सामने गठबंधन का संकट था। इसके बाद उनका सहयोगी दलों के साथ विवाद बढ़ गया। इस बार भी नेतन्याहू ने जरूरी बताते हुए सीरिया के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी कर डाली। और इस बार भी नेतन्याहू ने यही किया। शाज पार्टी
कि सरकार से हटने के बाद नेतन्याहू सरकार पर संकट बन रहा है और इसी बीच नेतन्याहू ने सीरिया पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया। इजराइल का आधिकारिक रुख यही रहता है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाता है, लेकिन कई बार समय और हालात को देखकर नेतन्याहू के एक्शन पर सवाल उठते हैं। विशेषज्ञ इसे एक तरह से डायवर्जन टैक्टिक्स मानते हैं, जहां नेता बाहरी संकट दिखाकर आंतरिक संकट से ध्यान हटाते हैं, और नेतन्याहू भी सीरिया में यही करते हुए दिखाई दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है, ये वो नेतन्याहू हैं जिन्हें एक जमाने में कट्टर फिर मॉडरेट कहा जाता था। ये वो नेतन्याहू हैं जिन्होंने यासिर अराफात से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। ये वो नेतन्याहू हैं जिन्होंने गाजा में एकदम खामोशी अपना ली थी जब तक वो घटना नहीं घटी, और अब एकदम से बदले। बात करते हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप की। इन दिनों इनके नाम पर काफी बहस छिड़ी हुई है। क्या मेलेनिया ट्रंप पुतिन और ट्रंप की दोस्ती को दुश्मनी में बदलने वाली मुख्य किरदार हैं? क्या मेलेनिया ट्रंप यूक्रेन की सीक्रेट एजेंट भी हैं? अब ये बहुत बड़ा आरोप है। व्हाइट हाउस के करीबियों से टीवी 9 को इस सवाल पर क्या जवाब मिला है हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेलेनिया ट्रंप का वर्ष 2018 का ये 6 सेकंड का वीडियो देखिए। प्ले इट ऑन। उस समय पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप फिनलैंड की यात्रा पर थे। ध्यान से देखिए आप इन तस्वीरों को। फर्स्ट लेडी उनके साथ में थी। यहीं पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, पुतिन से हाथ मिलाया। इसके फौरन बाद मेलेनिया ट्रंप ने काफी गुस्से वाले हाव भाव दिखाए। ये देखिए आप जरा, ऐसा लगा जैसे वो शॉक्ड। लोगों ने ये वीडियो देखकर उस समय कहा था कि पुतिन से मिलने के बाद मेलेनिया का ये हॉन्टेड एक्सप्रेशन था। अब 7 साल बाद की बात करते हैं, यानी वर्ष 2025 की, जब ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बने 7 महीने बीत चुके हैं। वो इस दौरान लगातार रूस यूक्रेन के बीच शांति कायम करने का प्रयास करते रहे हैं। पुतिन को हर मौके पर दोस्त कहा है। पुतिन को खुश करने के लिए ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर बेइज्जती की। फिर अचानक से उनके सुर बदलने लगे, वो यूक्रेन के लिए सॉफ्ट होने लगे, कीव को हथियारों की सप्लाई करने लगे, डिप्लोमेटिक समर्थन और वित्तीय मदद देने लगे। ट्रंप रूस को सबक सिखाने की कस्में खाने लगे। अब यह खुलासा खुद ट्रंप ने किया है कि रूस को लेकर उनके विचारों में एक बदलाव किस शख्सियत की वजह से आया है। उन्होंने सीधे तौर पर मेलेनिया ट्रंप का नाम लिया है। आपको याद होगा वो एपिसोड, और इसको लेकर काउंटर क्वेश्चन भी उनसे पूछा गया एयरपोर्ट पर, उसका भी जवाब दिया उन्होंने। मेलेनिया ट्रंप जो यूक्रेन पर रूसी हमलों को कहीं भी जायज नहीं मानती, और यूक्रेन में रूसी मिसाइलों से हो रही मौतों के लिए पुतिन को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार मानती है। सुनिए ट्रंप ने मेलेनिया के लिए क्या कुछ कहा। ट्रंप के 11 सेकंड के इस बयान से साफ लगता है कि ट्रंप का पुतिन से बात करना, उन्हें दोस्त कहना मेलेनिया ट्रंप को कतई पसंद नहीं है, बल्कि उसका वो काउंटर लेके तैयार हो जाती हैं। वो ट्रंप से भी अधिक यूक्रेन की बड़ी समर्थक हैं और यूक्रेन में रूसी हमलों के लिए ट्रंप पर ही कटाक्ष करती रहती हैं। यानी मेलेनिया के मन में रूस और पुतिन दोनों के लिए काफी नफरत है। और हमारे पास ऐसी जानकारी है कि पुतिन के लिए ट्रंप के विचारों में अचानक आए बदलाव के पीछे मेलेनिया ट्रंप ही हैं, जिनकी जड़ें पूर्वी यूरोप से हैं। मेलेनिया ट्रंप का जन्म स्लोवेनिया में हुआ था। स्लोवेनिया एक ऐसा देश है जो सोवियत प्रभाव में रहते हुए भी हमेशा मॉस्को से दूरी बनाए रखता था। मेलेनिया का बचपन कम्युनिस्ट शासन की छाया में बीता, जहां रूसी दमन के किस्से घर घर सुनाए जाते थे। मेलेनिया ट्रंप आज भी यूरोपियन यूनियन की नागरिक हैं और स्लोवेनियन भाषा को अपने बेटे के साथ बातचीत में इस्तेमाल करती हैं। ऐसे अनुभवों के ने उन्हें रूस के बारे में गहरी समझ दी है। शायद इसीलिए उन्होंने यूक्रेन युद्ध को सिर्फ जमीन के लिए छिड़ा संघर्ष नहीं माना, बल्कि हमेशा मानवाधिकार संकट के रूप में ही देखा। वो कई बार पुतिन के हमलों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर चुकी हैं। 2022 में जब रूस ने पहली बार यूक्रेन पर अटैक किया था, उस समय मेलेनिया ट्रंप ने इस युद्ध को भयावह कहा था। आज जब वो अमेरिका की दोबारा से फर्स्ट लेडी हैं, तब भी वो इन हमलों के लिए रूस की कड़ी निंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और व्हाइट हाउस के करीबियों ने हमें यह बताया है कि वो अपनी इस मजबूत भूमिका को अब सामने भी ला रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के विदेश नीति के सलाहकारों के साथ कई बैठकें की हैं। इन बैठकों में उन्होंने हर बार यही बात दोहराई है कि पुतिन से नरमी का मतलब निर्दोष लोगों पर की मौत पर चुप्पी है। उन्होंने ट्रंप सरकार की इंटरनल मीटिंग्स में यह बात कई बार साफ की है कि अगर अमेरिका खुद को लोकतांत्रिक देशों का लीडर मानता है, तो उसे यूक्रेन जैसे असहाय देशों की रक्षा करनी होगी।
अब लगता है कि शायद वो ट्रंप को भी अपनी ये बात समझाने में कामयाब रही हैं। इसी का परिणाम है कि ट्रंप पुतिन की ये दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस में फर्स्ट लेडी का इन्फ्लुएंस काफी सालों से देखा जा रहा है, चाहे वो दौर रोनाल्ड रीगन का रहा हो या अभी जो बाइडेन का रहा हो, इंक्लूडिंग बराक ओबामा। अब ये इन्फ्लुएंस यहां पर कितना आगे जाता है, वो भी इस वॉर टाइम्स में, ये देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन का इन्फ्लुएंस कितना था व्हाइट हाउस में। अब आते हैं और उस सवाल पर हम बात करते हैं जो हमने शुरुआत में आपसे पूछे थे, क्या मेलेनिया ट्रंप यूक्रेन की सीक्रेट एजेंट है? बड़ा खतरनाक सवाल। तो सवाल पर मीम की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया पर अमेरिका की फर्स्ट लेडी को लोग मेलेनिया ट्रंपेंको कह रहे हैं। मेलेनिया के साथ जुड़ा एंको शब्द यूक्रेनी पितृ नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है वंशज का पुत्र, यानी उनके सीक्रेट एजेंट होने में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद दोबारा मिलने से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की निश्चित ही खुश होंगे। इसके लिए वो मेलेनिया ट्रंप को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से आज ही बड़ी खबर आई है। यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल देने के बाद अब ट्रंप कीव को लंबी दूरी की टॉमाहॉक मिसाइल भी दे सकते हैं। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह एक बंकर बस्टर हथियार है। यूक्रेन इन अमेरिकी मिसाइलों से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे प्रमुख शहरों पर भयानक हमले कर सकता है। यानी अगर भविष्य में रूस के काफी अंदर तक यूक्रेन भीषण हमले कर पाएगा तो इसके लिए कीव मेलेनिया ट्रंप की कोशिशों की सराहना कर सकता है। हालांकि इसके बाद रूस का जवाब पश्चिम को कैसे होने वाला है, विश्व युद्ध की चिंगारी तब कैसे भड़क सकती है, इसका सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों डील मेकर बने हुए हैं। जो कोई भी उनके दरवाजे पर आ रहा है उसे डील बेच रहे हैं, लेकिन वो दो तरफा नहीं बल्कि एक तरफा सौदा कर रहे हैं। लिहाजा खरीदने वाला तो कीमत चुका रहा है, लेकिन ट्रंप की जेब से $1 भी नहीं निकल रहा है। इंडोनेशिया ट्रंप के डील मेकिंग वाले गेम में उलझा हुआ है। जरा देखिए कि ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ कैसे खेल खेला है। ट्रंप ने इंडोनेशिया से अमेरिका आने वाले सामान पर 19% टैरिफ लगाया, लेकिन अमेरिका से इंडोनेशिया को निर्यात होने वाले सामान पर 0 टैक्स की डील की गई। इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया को अमेरिका में माल बेचने के लिए टैक्स देना होगा, लेकिन अमेरिका बिना $1 टैक्स दिए इंडोनेशिया के बाजार में धड़ल्ले से माल बेच पाएगा। यानी वो दौर जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने कई देशों में ऐसा करने की कोशिश की थी। अब ट्रंप का अगला टारगेट है भारत। वो खुद कह रहे हैं कि भारत के साथ भी इंडोनेशिया वाले फॉर्मूले पर बात हो रही है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनका सामान खरीदे, लेकिन अमेरिका को कोई टैरिफ ना देना पड़े। दुनिया भर में टैरिफ वॉर का माहौल बनाने वाले ट्रंप खुद इस टैरिफ से छूट चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ट्रंप की शर्तों पर ट्रेड डील करने को तैयार होगी? ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ट्रंप इंडोनेशिया वाली डील को अमेरिका फर्स्ट नीति की बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि दुनिया भर के देश उसे वन साइडेड ट्रेड वॉर कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ट्रंप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन अब ट्रंप के साथ काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रही है। यानी अमेरिका का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर उनके ऊपर टैरिफ की तलवार से हमला करने वाला है। खैर, अब यही वन साइडेड मॉडल ट्रंप भारत पर भी थोपना चाहते हैं, जो उन्होंने इंडोनेशिया में किया है। अमेरिका को भारत के बाजार में टैक्स फ्री एंट्री मिल जाए और भारत को अमेरिका में टैरिफ चुकाना पड़े। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन भी तय कर चुके हैं। उनका कहना है कि 1 अगस्त तक डील फाइनल होनी चाहिए। अगर डील नहीं हुई तो फिर भारत पर 35% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने यह धमकी भी दी थी कि अगर भारत ने रूस से ऊर्जा खरीद को बंद नहीं किया तो उसे 100% तक टैरिफ झेलना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि भारत इस डील में कुछ समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अमेरिका से कहा है कि अगर वो इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ 0 कर दे तो भारत भी ऐसा करेगा, या फिर अमेरिका भी अपना टैरिफ घटाकर 10% से कम करे। इस समझौते के बदले अमेरिका को भारत की कृषि और डेयरी सेक्टर में बड़ी एंट्री मिल सकती है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर इंडोनेशिया वाले फॉर्मूले पर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई
तो ये भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। खासकर हमारे कृषि उत्पाद, डेयरी उद्योग और छोटे उद्योगों को बड़ा नुकसान होगा। भारत की कोशिश है कि दो तरफा डील हो जिससे दोनों देशों को फायदा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ की तलवार से झुकाना चाहते हैं। अब सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, सवाल है आत्मनिर्भरता का और सवाल है भारत की बार्गेनिंग पावर का। ट्रंप की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन भारत भी अपने बाजार की कीमत समझता है। देखिए, भारत में सेल्फ इंटरेस्ट एक चीज है, लेकिन पॉलिटिकल कमोशन, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उसके चलते भी भारत ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका नुकसान हो। ये सब जानते हैं, इसीलिए हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। ट्रंप को भी पता है कि भारत कितना बड़ा बाजार है, खासकर तब जब यूरोप से उनका झगड़ा चल रहा है और चीन से भी उनकी नोकझोंक अभी भी जारी है। अब सबसे पहले आपको अस्पताल में मर्डर का वो शॉकिंग वीडियो देखना दिखाते हैं जो हैरान करने वाला है। अपराध के लिए बिहार पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। उसी बढ़ते अपराध का ये वीडियो सबूत आज पटना से आया है। दहशत से भर देने वाला ये वीडियो पटना के पारस अस्पताल के अंदर का है, जहां 5 अपराधी बेधड़क घुसते हैं और वहां भर्ती एक कैदी की हत्या कर दी जाती है और आराम से फिर चलते बनते। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि बिहार में पुलिस का कोई भी खौफ है। ये कोई फिल्मी नहीं बल्कि रियल मर्डर का सीन है। ध्यान से देखिए बात। अस्पताल खाली है, कोई भी देख नहीं रहा है। बंदूकों के साथ अपराधी अंदर घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं और निकल जाते हैं। सीसीटीवी में फोटोज भी आ जाती हैं, वो भी अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 30 सेकंड का ये सीसीटीवी अब डिकोड करते हैं। देखिए, एक एक चीज साफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक साथ 5 शूटर एक कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे आगे चल रहा बदमाश पहले से ही पिस्तौल पकड़े हुए था। उसके पीछे चल रहे अपराधी बारी बारी से हथियार निकाल रहे थे। 5 क्रिमिनल में पीछे चल रहे 4 गुंडे कैप पहने हुए थे। पिस्तौल लहराते हुए एक साथ सारे अपराधी कमरा नंबर 209 में घुसते हैं। उनका टारगेट यहीं भर्ती था। सभी बदमाश कुछ देर अंदर रहते हैं, अपने टारगेट पर गोलियां बरसाते हैं और एक एक कर कमरे से निकलकर भागने लगते हैं। टोपी पहने हुए 4 बदमाश तेजी से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक अपराधी कुछ सेकंड बाद निकलता है। कुछ सेकंड बाद ये देखें, शायद वो ये कंफर्म कर रहा था कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। राजधानी पटना के अस्पताल में जिस शख्स को गोलियों से छलनी किया गया उसका नाम चंदन मिश्रा था। उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या के मामले में सजा याफ्ता चंदन मिश्रा पटना की बेऊर जेल में बंद था और पैरोल पर बाहर निकलने के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध के लिए पुलिस किसे जिम्मेदार मान रही है, इसका जवाब सुनकर आपको क्या, आज पूरे देश को हैरानी हो रही है। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन के शब्दों में यह सब अन्नदाताओं के चलते हो रहा है। उन्होंने बकायदा इसकी टाइमलाइन बताई है। एडीजी कह रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून में वर्षों से ज्यादा मर्डर होते रहे। जब तक बारिश नहीं होती है यह सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। तो क्या नीतीश कुमार के एडीजी ने यह मान लिया है कि बिहार के ज्यादातर किसान अपराधी हैं? क्या क्राइम करना किसानों का पार्ट टाइम काम है? क्या बिहार में बढ़ते क्राइम का दोष किसानों पर मढ़कर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है? कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में है, पावर पुलिस के हाथ में है, अपराध को कंट्रोल करना पुलिस की जवाबदेही है। तो अगर क्राइम बढ़ रहा है तो यह किसकी नाकामी है? आप एडीजी कुंदन कृष्णन का यह बयान सुनिए और सोचिए क्या जस्टिफिकेशन। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं।
क्या एक आईपीएस अफसर को इस तरह का बयान देना चाहिए? क्या उनके पास कोई प्रमाण है कि बिहार के ज्यादातर किसान पार्ट टाइम क्रिमिनल हैं? क्या यह अन्नदाताओं का अपमान नहीं है? खैर, पटना पुलिस चंदन हत्याकांड की तफ्तीश कर रही है। पारस अस्पताल के 10 गार्ड से पूछताछ की गई है। पटना के अलावा पास के कई इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ अपराधियों की पहचान भी हुई है। पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर निजी सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात रहता है। तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर रहते हैं। बावजूद इसके अपराधी यहाँ 4 की संख्या में अस्पताल के अंदर घुसते हैं, गोलियां बरसाते हैं, एक की मौत होती है और अपराधी आराम से फरार भी हो जाते हैं। किसी के हाथ में, दोनों हाथ में मैं देखा कैसे ऐसे कर रहे थे। दोनों हाथ में? हाँ, लहरा भी रहे थे? लहरा रहे थे और चिल्ला रहे थे। अच्छा, चिल्लाते नहीं। क्या बोल रहे थे? ये समझ में नहीं आया कि क्या बोला ना। ये इलाजरत होने के कारण इनको पेरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जाहिर है बिहार में चुनावी माहौल है, ऐसे में विपक्ष कहां चूकने वाला था। वो तो पहले से जंगल राज का आरोप लगा रहा था। ऊपर से पटना में हुए हत्याकांड और एडीजी के विवादास्पद बयान ने उन्हें सरकार को घेरने का सुनहरा मौका दे दिया है। पारस अस्पताल पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी। सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, परोक्ष में बीजेपी का शासन है, इसीलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति शासन। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घूस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है। आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात हो तो मैं कर सकता हूँ। ये बिहार में हो क्या रहा? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं, बताएं इसे किस राय दी जाए। सुशासन में बढ़ते अपराध के बाद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मटन पार्टी की बात करते हैं, जिस पर आज सियासी उबाल आ गया। लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री होने के साथ मुंगेर से जेडीयू के सांसद हैं। बुधवार को लखीसराय में एक रैली के बाद मटन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि भोजन तैयार है, बढ़िया भोजन है, सावन का भी इंतजाम है, सावन वाला भोजन भी है और जो सावन नहीं मना रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, और जे सावन नहीं मनावा हो ओकरो है। सुना आपने लल्लन सिंह का बयान। मटन पार्टी के दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, आयोजन बढ़िया था। चुनाव से पहले इस आयोजन में पहुंची भीड़ से लल्लन सिंह काफी गदगद हुए, लेकिन उनकी ये खुशी लालू यादव की पुत्री और सारण से चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने थोड़ी फीकी कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कथनी करनी में अंतर इनके हैं, असल में ये दोहरे चरित्र वाले। आरजेडी ने लल्लन सिंह पर सवाल उठाए हैं, लेकिन जेडीयू ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा। बीजेपी भी चुप है। हालांकि लल्लन सिंह अब सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग सावन मनाते हैं उनके लिए व्यवस्था अलग थी। सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। ऐसा कुछ नहीं था? वैसा कुछ नहीं था, ये आपकी सोच है। सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। ऐसा कुछ नहीं था? वैसा कुछ नहीं था, ये आपकी सोच है। अब बिहार की खबरों के तीसरे हिस्से में फ्री बिजली की बात करते हैं।
जिसका ऐलान खुद नीतीश कुमार ने सुबह 8 बजे किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी घोषणा की। बिहार के लोगों के लिए एक लिमिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। उन्होंने लिखा है कि 1 अगस्त 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। नीतीश के मुताबिक मुफ्त बिजली स्कीम जुलाई से ही लागू होगी। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। नीतीश कुमार आजकल ऐलान के मोड में चल रहे हैं। चुनावी मौसम में हर दिन कोई ना कोई लाभार्थी स्कीम आ रही है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि उनके वादों का कट कॉपी पेस्ट है। जाहिर है चुनावी वर्ष में सबकी सिर्फ वोटों की चिंता है। डबल इंजन की सरकार जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। ये बड़े 90% बिहारी को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बिहार के गरीबों के लिए आज प्रधानमंत्री जी का जैसे 80% लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था, अब बिजली मुफ्त। हम लोग बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। इसको हम लोग ऐसे ही देखते हैं। और अब 125 यूनिट फ्री करने का जो ये है तो उसका साफ है चुनाव के समय में हर रोज़ कोई न कोई नई घोषणाएं होती हैं, जनता की सहूलियतें बढ़ाई जाती हैं, जनता को नए सपने बेचे जाते हैं। वो ऐतिहासिक फैसला है। 1,67,00,000 मतलब आप सोच लीजिए लगभग बिहार के सारे परिवार टच हो गए। और जो उससे बचे हुए हैं उनको भी 125 यूनिट का फायदा होगा। ये सारी घोषणाओं को योजनाओं को श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कर रखी है। तेजस्वी जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो अब ये सरकार कह रही है 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये तो तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी का संकल्प और सोच का ये दबाव के कारण ये सरकार कर रही है। ये सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार घोषणाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई है, यानी लगभग 3 गुना इजाफा, जिसकी पहली किश्त लाभार्थियों को मिल भी चुकी है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन 1.5 गुना किया गया है। जीविका कर्मियों का वेतन 2 गुना हुआ है। 94 लाख गरीब परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। साथ ही नौकरियों का भी पिटारा खोला गया है। कल ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। बिहार में लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। नीतीश भले ही घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, लेकिन हाल के फैसलों को लागू करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत होगी। अकेले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बड़ी रकम देने के लिए हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा चाहिए। सवाल है कि आखिर बिहार जैसा राज्य सब्सिडी का बोझ उठाने के लिए तैयार है? डिप्टी सीएम ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना से सरकार पर करीब 3,375 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। सरकार पहले से ही करीब 15,343 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। दोनों को मिला दें तो बोझ की रकम 18,718 करोड़ हो जाएगी। फ्री और सब्सिडी वाली योजनाओं के बीच एक सच ये भी है कि बिहार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार जिस तरह घोषणाएं कर रही है उससे ये बोझ बढ़ता ही जाएगा। राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए सरकार ने रिजर्व बैंक से कर्ज भी मांगा है। बिहार पर 2024 तक 3,19,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो इस वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर 4,06,000 करोड़ का हो जाएगा। बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ का कर्ज भी मांगा है। जुलाई से सितंबर यानी ठीक चुनाव से पहले तक ये लोन देने की गुजारिश की गई है। सवाल यह है कि क्या कर्ज के इन पैसों से बिहार में चुनावी रेवड़ियां बांटी जाएंगी? वैसे नीतीश कुमार फ्री बिजली के विरोधी रहे हैं। विधानसभा के अंदर उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन आज जब उन्होंने खुद इसका ऐलान किया तो नीतीश कुमार का वो पुराना बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 तक हम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में,
और उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। और अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सियासी हलचल अचानक बढ़ गई है। नए नए फोटो फ्रेम सामने आ रहे हैं, नए राजनीतिक संकेत दिख रहे हैं। संकेत तस्वीरों में छिपे हैं, बयानों में दिख रहे हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है, ये जानने से पहले कुछ तस्वीरें। आज की ये तस्वीर मुंबई के विधान भवन की है। वहां उद्धव ठाकरे खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। उनके साथ आदित्य ठाकरे भी थे। इनके अलावा भास्कर यादव, सुनील प्रभु, सचिन अहीर समेत यूबीटी के नेता और विधायक इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। बताया गया कि यह मुलाकात औपचारिक थी। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाने की सख्ती न करने के मुद्दे पर थी। कहा जा रहा है कि फडणवीस और उद्धव की मुलाकात अलग अलग विषयों पर 40 मिनट से ज्यादा चली। 24 घंटे पहले यानी बुधवार को भी उद्धव और फडणवीस विधान परिषद में 3 बार मिले। 25 सेकंड का यह वीडियो देखिए। एक तरफ से उद्धव पहुंचे, दूसरी तरफ से सीएम फडणवीस। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को नमस्कार किया, फिर हाथ मिलाया। चेहरे पर विरोधियों वाला एक भी भाव नहीं दिखा। कल ही मेल मिलाप की एक तस्वीर और आई। मौका विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के कार्यकाल समापन पर हुए फोटो सेशन का था। इस दौरान एक और दिलचस्प दृश्य दिखा। सामने की पंक्ति में मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार पहले से बैठे थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे आए, लेकिन फडणवीस ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे आए, एकनाथ शिंदे कुर्सी से खड़े हो गए। जैसे ही वो फडणवीस के करीब आए, सीएम ने कुर्सी छोड़कर मुस्कुराते हुए उनका वेलकम किया, उन्हें सीट पर बैठने का इशारा किया। ये वो पल था जब शिंदे और उद्धव एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऐसा लगा जैसे शिंदे उद्धव को नमस्कार करने वाले हैं। उनका हाथ भी उठा, लेकिन चश्मे तक जाकर रुक गया। हालांकि उद्धव ने उनकी ओर नहीं देखा। उन्हें जब शिंदे के बगल वाली कुर्सी ऑफर की गई तो वो वहां नहीं बैठे। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से एक कुर्सी छोड़कर बैठे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चुटकीले अंदाज में यहां तक कह दिया कि हम उस तरफ यानी विपक्ष में अभी 2029 तक नहीं बैठने वाले। आपको इस तरफ यानी सरकार की तरफ आना है तो कुछ सोच सकते हैं। उद्धव के लिए फडणवीस ने इस तरह पहले कभी नहीं कहा था। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल। म्हणजे आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जातोय। मी आवर्जून माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटून विचारतो की उद्धव ठाकरे साहेबांची तुमची काय चर्चा झाली। माध्यमांना खूप उत्सुकता आहे आणि जर मला मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं तर बैठकीतनं बाहेर येतो आणि तुम्हाला सांगतो त्यांची काय चर्चा झाली। विधान सभा का सत्र चल रहा है, तो इस सत्र में स्वाभाविक रूप से वो भी विधायक है, तो विधायक है तो सदन में आएंगे। आने के बाद मुलाकात तो होगी। मन में कोई किंतु परंतु नहीं है। और महाराष्ट्र की एक राजनीतिक परंपरा रही है कि दलों के ऊपर उठकर एक व्यक्तिगत मित्रता होती है, और वो है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मनमुटाव रहता है। शिंदे लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए थे। ऐसे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच पिछले 24 घंटों में जो मुलाकातें हुई उनमें बॉडी लैंग्वेज की काफी अहमियत है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और आत्मीयता ठीक वैसे ही दिखी जैसे 2014 में थी। तब फडणवीस पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त दोनों के बीच ऐसी ही केमिस्ट्री अक्सर दिखाई देती थी। वैसी ही नरमी दोनों के रिश्तों में फिर नजर आने लगी है। 5 जुलाई को राज और उद्धव 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर आए और हाथ मिलाया। इस मुलाकात से 5 दिन पहले फडणवीस और राज ठाकरे की एक मुलाकात हुई थी जो 2 घंटे तक चली थी। उसके बाद ही फडणवीस को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान में नरमी दिखाई देनी शुरू हुई। जाहिर है ये मुलाकातें और मुस्कुराहट आगे होने वाली राजनीतिक हलचल के संकेत दे रही हैं। सवाल यह है कि क्या शिंदे की भूमिका अब कमजोर पड़ रही है? क्या बीजेपी और ठाकरे गुट के रिश्तों में फिर से गर्माहट आ रही है? फिलहाल कोई तस्वीर तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इन दिनों कोई सियासी स्क्रिप्ट फिर से लिखी जा रही है। और निश्चित तौर पर टेस्ला की नई गाड़ी के बारे में तो बातचीत ये दोनों कर नहीं रहे।